मैं दूसरे जो हमारे सर है डॉक्टर किशोर सिरसाट सर है, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। व्यवस्थित है, ठीक है। यस। सबसे पहले मैं स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय के ललित एवं प्रयोगजीवी कला संकुल की ओर से आयोजित इस वेबिनार में मुझे आमंत्रित किया गया, मुझे बोलने का अवसर दिया गया। इस कारण मेरे मित्र तथा कभी सहकर्मी रह चुके मेरे मित्र प्रोफेसर पोपुलवार तथा मेरे वर्ग मित्र डॉक्टर पी विठल और स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करता हूं। मित्रों, आज मुझे विषय जो मिला है वो है पथनाट्य, आधुनिक एवं पारंपरिक। मैं मराठी में काम करता हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, इसलिए कुछ शब्द मेरे भी भोले सर की जैसे कुछ शायद मुझे पर्याप्त कोई मेरा शब्द का संग्रह नहीं है हिंदी में। कुछ मराठी जो शब्द है जैसे गोंधळ, जागरण, इसके लिए मैं कोई हिंदी में और कोई शब्द ढूंढ नहीं सकता, इसलिए मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा। वैसे मैं किसी भाषा के लिए दुराग्रही तो हूं नहीं, भाषा तो संप्रेषण का माध्यम है, इसलिए कभी अंग्रेजी, कभी मराठी, कभी हिंदी, ऐसे इन तीनों भाषाओं में आवागमन करता रहूंगा। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। पथनाट्य, इस संबंध में बात करते हुए मुझे एक बात समझ में आती है कि पूर्व हो या पश्चिम, यूं तो नाटक की या रंगमंच की शुरुआत ही खुले में हुई है। अर्थात नुक्कड़ ही एक ऐसा पहला स्थान है जो नाटकों को खेलने में इस्तेमाल हुआ होगा। आदिम युग में लोग कहते हैं कि दिन भर शिकार करने के बाद में शाम पर उनके घरों में आते थे अपने अपने शिकार के साथ, कहीं खुले में घेरा बनाकर बैठते थे और उसी बीच में उनका खाना भोजन पकता था, खान पान होता था, वही बाद में नाचना गाना होता था। शायद वही वो पहली जगह है जहां नाटक का मंचन हुआ। और हमारे यहाँ तो शताब्दियों पहले से धार्मिक, पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों के खुले आसमान के नीचे खेले जाते रहे। इसी सशक्त परंपरा से मुझे लगता है कि नुक्कड़ नाटक का उदय हुआ है। भारतीय लोकमानस नाटक प्रिय तथा प्रस्तुतिकरण की कलाओं को प्रेम भाव से देखता है। शायद यही एक कारण है कि भारत की हर भाषाओं में, हर बोलियों में, हर प्रांत में रंगमंच जीवित है। ऐसा कहते हैं लोग कि हर 4 कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। बिल्कुल उसी तरह हम परंपराओं के संदर्भ में भी कह सकते हैं। भारत में कई का परंपराओं का पालन किया जाता है। अब परंपरा किसे का यह प्रश्न उपस्थित होता है, बार बार घटित होने वाली किसी विशिष्ट कृति के पीछे जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है, कोई ठोस विचार होता है, उसे हम परंपरा कहते हैं। यहाँ की मिट्टी में पले बड़े लोगों के मन में यह परंपरा समाहित है और शताब्दियों से उनका नैमिक पालन भी किया जाता रहा है, क्योंकि यहाँ की लोक संस्कृति प्रकृति उन्मुख रही है। उसी कारण वह चराचर तथा पंच महाभूतों का पूजन करती रही है। प्राचीन लोक जीवन में प्रकृति का अनुकरण, प्रकृति शरणता और प्रकृति पूजन निश्चित रूप से दिखाई देता है। पशु, प्राणी, पेड़, पौधे, नदियों के कारण ही हमारा जीवन सुखमय है, यह सत्य जानने के बाद लोक संस्कृतियों ने उन पंच महाभूतों को देवताओं का रूप दे दिया। उसी तरह गांव की रक्षा करने वाली ग्राम देवताओं को भी भक्तिभाव से पूजन किया जाने लगा। प्राचीन काल में लोगों को स्वर्ग, मोक्ष, नर्क, ईश्वर प्राप्ति, इन बातों से कोई खास लगाव नहीं था। अभी तो जीवन सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, अपने आकांक्षाओं की पूर्ति और संकटों का निवारण अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। शायद उसी कारण इन जरूरतों की पूर्ति करने वाली देवताओं के मंदिर गांव देहातों में दिखाई देते हैं और उन देवताओं के भक्त भी, जैसे यलमा के नाम पर भिक्षा मांगने वाली जोगतीन, तुलजा भवानी का पूजक आराधी, खंडोबा की वाघ्या मुरली, मरियाई का पोतराज, महादेव का स्मशान जोगी, ये सभी भक्त शक्ति की उपासना एवं आह्वानात्मक अनुष्ठानों को प्रमाण मानने वाले प्राचीन संस्कृति के प्रतिनिधि लगते हैं। और दुनिया भर में जहां कहीं भी रंगभूमि जीवित है, वह अनुष्ठानों से ही तो निर्माण हुई है। इन अनुष्ठानों में प्रस्तुतिकरण के सभी तत्व दिखाई देते हैं। उस प्रस्तुतिकरण में प्रारंभ, मध्य और अंत, यही क्रम होता है जो अपने आज के नाटक में दिखाई देता है।
अर्थात उसका एक विशिष्ट स्वरूप होता है, उसका एक निश्चित स्वरूप को प्रमाणीभूत मानकर उन अनुष्ठानों की प्रस्तुति होती है, और प्रस्तुति को ही तो हम परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं ना। वह अनुष्ठान जानबूझकर किसी मंच पर तो नहीं, परंतु मंदिर, रास्ता, चौक, घर का ऊंचा ओसरा, ऐसी किसी जगह पर किए जाते थे। वहां पर लोग इकट्ठा होते थे और ईश्वर भक्ति के साथ साथ प्रस्तुतिकरण करने वाले आविष्कारकर्ताओं की कला का रसास्वादन किया करते थे। शायद इसी प्रकार के परिणाम स्वरूप रंगभूमि की एक संज्ञा उभर कर आई है, जो ये कहती है कि जहां पर कलाकार अपनी कला की अभिव्यक्ति करता है और सामाजिक उसका रसास्वादन करता है, वहीं पर रंगभूमि का अस्तित्व होता है। हाँ, अगर इस संज्ञा को हम प्रमाण मानते हैं, तो यहाँ के लोक जीवन में अपना विशिष्ट स्थान पाने वाले पूजकों के अनुष्ठानों को भी रंगमंच से दूर नहीं रखा जा सकता, और पूजक तथा सामान्य जनों के सहचर्य को नकारा भी नहीं जा सकता। सूरज के उगने के साथ साथ हमारे घर और जीवन में प्रवेश करने वाले पिंगला जोशी, वासुदेव, पोतरा, स्मशान जोगी, बहुरूपिया, या घर के सामने आने वाले और वाघ्या मुरली, जागरण गोंधळ जैसे अनुष्ठानों को प्रस्तुत करने वाले, ये सभी लोग जो नुक्कड़ नाटकों के प्रस्तुतकर्ता ही तो थे, और उन्हें देखने जाने वाले लोग दर्शक। नुक्कड़ नाटक जिसे हम पथनाट्य मराठी में कहते हैं, उसका अर्थ उसी में उसका अर्थ छुपा है। किसी भी तरह का कोई प्रोसिनियम मंच का उपयोग न कर रास्ता, चौक, ओसरा, मंदिर, आंगन या किसी जगह, किसी भी जगह पर प्रस्तुत की जाने वाली जो प्रस्तुति है, उसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं। मंच मुक्तता उसका प्रमुख लक्षण है। इस बात को ध्यान में रखकर चिकित्सा की जाए तो नाट्य गृहों को छोड़कर जो भी प्रस्तुति की जाती है, वह नुक्कड़ नाटक कही जा सकती है। इसका सरल अर्थ यह है कि प्राचीन काल से हिंदुस्तान में नुक्कड़ नाटक के अस्तित्व को हमें स्वीकारना होगा। अपने अनुभवों को एक दूसरे में बांटने की प्रक्रिया को भी हम नुक्कड़ नाटक कह सकते हैं। मूलतः मानव समूह जीवन के मनोभावों को प्रदर्शित करने तथा संप्रेषण स्थापित कर एक दूसरे के जीवन अनुभवों को साझा करने हेतु नाट्य कला का उद्गम एवं विकास हुआ है। नुक्कड़ नाटक भी तो वही करता है। स्वभावतः नाट्य कला एक ऐसी विधा है जो जीवन के अनुभवों को संकलित कर अनेक संज्ञाओं, उपमाओं तथा चिन्हों को बोधात्मक स्तर पर भाषा स्वरूप स्थापित कर सामाजिकों के समक्ष प्रस्तुत करने की क्षमता रखती है। लोक संस्कृति के अनुष्ठान नाटक भी वही करते हैं। ऐसी भाषिक क्षमता का मार्मिक और मूल्यों से भरपूर उपयोजन लोक कलाओं का परिप्रेक्ष्य समृद्ध करती है, और नुक्कड़ नाटकों का भी। लोक संस्कृति में जो अनेक प्रकारों के अनुष्ठान किए जाते थे या फिर जिनसे करवाए जाते थे, वे सभी नुक्कड़ नाटक के वाहक ही थे। सुबह की मीठी नींद से जगाने के लिए गांव में पिंगला जोशी आता था, किसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता था। वह उस पेड़ को रंगमंच और हर एक घर को प्रेक्षागृह का आसन बना देता था। जैसे फिल्मों में किसी डरावनी फिल्म में बताया जाता है ना, उसी तरह मरघट से ही सज धज कर आने वाला महादेव का असीम भक्त स्मशान जोगी गांव में हर तरफ घूमकर अपने खेल का इश्तेहार करने वाला, और गांव के बीचों बीच मैदान में साहसपूर्ण खेल दिखाकर लोगों की सांसों को रोकने के लिए बाध्य करने वाला डोंबारी, बीन बजाकर सांप के साथ लोगों को भी सिर हिलाने के लिए विवश करने वाला गारुड़ी, देवता के पूजक गोंधली, अपना जीवन देवताओं को समर्पित कर उनकी महिमा लोगों को बताने वाले वाघ्या मुरली, अनायासी अकल्पित हास्य निर्माण करने वाला एकल नाट्य कलाकार बहुरूपिया, जो रायरंत गांव की कई पुस्तकों का भूत भविष्य अपने साथ लेकर घूमने वाला भाट, ये सभी लोग नुक्कड़ नाटकों के प्रस्तुत करता थे। तात्कालिक कोई भी घटना, हेलो सर येतोय आवाज? येतोय ये तो हो है। सर. कोई भी घटना जो वर्तमान जीवन को कुरेद रही हो, उसका दर्शन या उस पर कोई भाष्य तात्कालिकता के तत्व में आता है। वही बात लोक कला का वाहक रायरन भी करता है। गतिशीलता भी लोक कलाओं का व्यवच्छेदक लक्षण रहा है। वह सदैव उदासीनता एवं गतिकता से बचा रहा है। नुक्कड़ नाटक जिस तरह समाज में उपस्थित दुष्प्रवृत्ति पर हल्ला बोलता है, उसी तरह भारूड जैसी लोक कला सामाजिकों के जीवन को घेरे हुए दुष्प्रवृत्ति के विरोध के लिए कार्यरत है।
वह किसी हथियार से कम नहीं है। लोक संपृक्ति और व्यवहारिकता भी लोक कलाओं में उपस्थित है। सच कहे तो नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति लोक कलाओं की सहायता के बिना हो ही नहीं सकती। नाटककार नुक्कड़ नाटकों में तात्कालिक समस्याओं को लोकाधार, लोक कथाओं और लोकगीतों के सहारे फैलाता है, जिसे नुक्कड़ नाटक के कथ्य की तात्कालिकता सार्वजनिक और दीर्घजीवी बनाती है। लोक तत्व इन नाटकों के शिल्प का अंतरंग हिस्सा बनकर उभरता है। ढोलक की थाप, ताल, मंजीरा, मदारी का ढिंढोरा आदि लोक शैली और वाद्य इन नाटकों के कथ्य और शिल्प को नई रंगत देते हैं। भारत में नुक्कड़ नाटकों के प्रारंभ के संदर्भ में कई बातें होती है। कभी इप्टा का नाम लिया जाता है, कभी जन नाट्य मंच की ओर इशारा किया जाता है। कई लोग भारतेंदु के अंधेरी नगरी को पहला नुक्कड़ नाटक मानते हैं। परंतु सत्य यही है कि हमारे देश में शताब्दियों पहले से पारंपरिक लोक कलाओं के रूप में नुक्कड़ नाटक का अस्तित्व रहा है। वो नाटक खेले जाते रहे हैं। वे लोक कलाएं धार्मिक अनुष्ठानों से ही उपजी हुई है। अर्थात वह अनुष्ठान भी प्रस्तुतिकरण के सभी तत्वों के नियमन असर होते थे। हाँ, फर्क बस इतना है कि पारंपरिक लोक कलाओं का उद्देश्य और आधुनिक नुक्कड़ नाटकों का उद्देश्य अलग अलग है। कभी यह कला सिर्फ पेट भरने के लिए की जाती थी और आज के नुक्कड़ नाटक किसी विशिष्ट विचारों को समाज में ले जाने के लिए किए जाते हैं। विशेष रूप से आधुनिक नुक्कड़ नाटकों के मुख्य विषय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक होते हैं। उसके दो मूलाधार है, विद्रोह और संघर्ष। इन दो पहियों पर ही आधुनिक नुक्कड़ नाटक चलता रहता है। नुक्कड़ नाटक का उद्भव तभी संभव होता है जब सामाजिक या राजनीतिक वातावरण खराब हो। जब भी दुनिया में कहीं कोई क्रांतियां घटित हुई है, उस समय नुक्कड़ नाटक का जन्म हुआ है। पूरी दुनिया में यही दिखने को मिलता है। जनवादी आंदोलन के साथ साथ एक राजनीतिक जरूरत के तहत इस नुक्कड़ नाटक का जन्म होता दिखाई देता है। यदि विश्व में नुक्कड़ नाटक के जन्म पर नजर डाले तो पता चलेगा कि रूस में समाजवादी स्थापना के बाद सांस्कृतिक आंदोलन के लिए रंगमंच के प्रयोग के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजीवाद और फांसीवाद के विरुद्ध, चीन में क्रांति के लिए किसानों को तैयार करने के लिए तीसरे दशक में इसका जन्म हुआ। स्पेन में गृह युद्ध के दौरान, वियतनाम में जापानी, फ्रांसीसी और अमेरिकी हमलावरों के विरुद्ध युद्ध के दौरान, क्यूबा में क्रांति के तुरंत बाद, पूरे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के दौरान और अमेरिका में यह खेत मजदूर और निगरों के बीच संघर्ष और संगठन के साधन के रूप में लोकप्रिय हुआ। भारत में बंगाल और भारत की जो विभाजन हुआ, उस वक्त भी यथा हमारे स्वतंत्रता के बाद नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन होता रहा है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसा माध्यम है जो स्वयं लोगों के बीच पहुंचता है और उन्हीं के प्रश्न, उन्हीं की समस्याओं के संदर्भ में बात करता है। पारंपरिक लोक कलाओं के वहां भी वही काम करते थे। कभी कभी सामाजिकों को प्रश्नों के घेरे में जो उनको रखा हो उस संदर्भ में बातें करते थे, परंतु सामाजिक प्रश्नों के संदर्भ में बात करना उनका मुख्य उद्देश्य कभी नहीं रहा था। किंतु उन्हीं के गर्भ से आधुनिक नाटकों का उगम हुआ, इस बात को हमें स्वीकारना ही होगा। स्वतंत्रता के पूर्व अपने देश में, भारत में, इप्टा नाम की एक संस्था की स्थापना हुई जो 25 मई 1943 को हुई थी। मुंबई में प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी ने कहा था कि आओ लेखक और कलाकार आओ, अभिनेता और नाट्य लेखक आओ, हाथ से और दिमाग से काम करने वाले आओ और स्वयं को आजादी और सामाजिक न्याय की नई दुनिया के निर्माण के लिए समर्पित कर दो। ये जो कथन है, इसमें हमें दिखाई देता है कि जो लोग कुछ नया चाहते थे, नई व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे, उस नई व्यवस्था के निर्माण के लिए वो सबको आमंत्रित कर रहे थे कि आइए इस नए सामाजिक और न्याय की नई दुनिया के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करो। इप्टा और सफदर हाशमी के उल्लेख के बिना पथनाट्य का विषय भारत में पूर्ण नहीं होता है। इप्टा में एम के रैना, पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी, दमयंती साहनी, हबीब तनवीर, चेतन आनंद, उमा आनंद, शंभू मित्र, जोहरा सहगल, ऐसे बड़े बड़े लोग जुट गए थे।
उसके बाद में हम देखते हैं कि सफदर हाशमी सफदर हाशमी ने इप्टा से हटकर एक जननाट्य मंच की स्थापना की 1973 में। उसके द्वारा उन्होंने कई कम से कम 24 नाटकों का तकरीबन 4000 बार मंचन किया। मैं कहता हूं कि पथनाट्य का जो कलाकार है, वो सिर्फ कलाकार होना जरूरी नहीं है, वो एक कार्यकर्ता होना चाहिए, वो एक एक्टिविस्ट होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जो उसे आजू-बाजू के वातावरण में जो उसके प्रश्न दिखाई देते हैं, उन प्रश्नों को लेकर वो अपने नाटक में प्रस्तुति करता है, वो प्रश्नों को उभारता है, उन प्रश्नों के उत्तर ढूँढने की कोशिश करता है। और इसीलिए सफदर हाशमी ने जो कम्युनिस्ट विचारों से प्रेरित थे, उन्होंने कई सारे नाटक लिखे, जैसे मशीन जो 2 लाख मजदूरों की विशाल सभा के सामने उन्होंने उसको प्रदर्शन किया था। गांव से शहर तक इस नाटक में उन्होंने निम्न वर्गीय किसानों की परिस्थिति को दर्शाया था। बेरोजगारी की समस्या उन्होंने 3 करोड़ नाम के नाटक में की थी। घरेलू हिंसा जैसी बातों को उन्होंने औरत नाम के नाटक में प्रदर्शित किया था। महंगाई पर उन्होंने डीटीसी की धांधली इस नाटक में प्रश्न उठाए थे। हमारी भारत की जो राजनीतिक मानसिकता है वो बहुत क्रूर है, बड़ी कठिन है। सफदर हाशमी जी दिल्ली से नजदीक जो साहिबाबाद है, वहां झंडापुर में हल्ला बोल जो गाजियाबाद नगर पालिका का चुनाव था, उस दौरान वो हल्ला बोल नाम के एक पथनाट्य का नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कर रहे थे और किसी राजनीतिक गुंडों ने आकर उन पर गोलियां डाल दी। उसी दिन उनकी मृत्यु हुई। मैं इसलिए ये कह रहा था कि कलाकार को कार्यकर्ता होना चाहिए, इसलिए कह रहा था कि उसके 2 दिन बाद यानी 4 जनवरी को मल्लेश्वरी हाशमी जो सफदर जी की पत्नी थी, उन्होंने उसी जगह आकर अपना नाटक फिर से पूर्ण किया, फिर से उसका मंचन किया, फिर से उसका प्रदर्शन किया। ये जो कलाकार है, वो इसलिए कार्यकर्ता होना जरूरी है। आज का जो पथनाट्य है, उसके कुछ प्रस्तुतिकरण के तत्व हैं। ये पथनाट्य क्या है? जिसे रंगमंच की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी प्रस्तुत किया जाता है। गली में, रास्ते में, चौक में, किसी चौराहे पर, किसी आंगन में, कहीं पर भी उसे प्रस्तुत किया जाता है। और यही उसकी स्ट्रेंथ है। अर्थात कुछ स्ट्रेंथ है तो कुछ वीकनेस भी है। जैसे कि भाषा। इस पथनाट्य की भाषा हम रंगमंच पर किए जाने वाले किसी प्रमाण भाषा की तरह नहीं होती है। वो बोली भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। जिस समूह के सामने, जिस दर्शकों के सामने, जिन सामाजिकों के सामने वो प्रस्तुत किए जाने वाला है, उन्हीं लोगों की भाषा उसमें बोली जाती है और उन्हीं के समस्याओं के संदर्भ में बात की जाती है। उन्हीं के प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर खोजे जाने की कोशिश की जाती है। इसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे होने चाहिए। सीधे, छोटे से, अर्थपूर्ण ऐसे वो होते हैं। लंबे-लंबे सोलोलुकी, बड़े-बड़े डायलॉग्स इनकी पथनाट्य में कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें कम से कम 2, कम से कम 5 या ज्यादा से ज्यादा 25, 30, 50, 100 भी लोग काम कर सकते हैं। इसमें और एक खास बात है कि जैसे हम रंगमंच पर एक पात्र खड़ा करने के लिए, उसके पात्र का निर्माण करने के लिए जैसे वेशभूषा, केशभूषा आदि का हम उपयोग करते हैं, वो सब बातें यहाँ पे नहीं होती हैं। किसी ने नेता की टोपी पहन ली तो नेता हो गया, पुलिस की टोपी पहन ली तो पुलिस हो गया। कोई गले में कोई रुमाल बांध ले तो वो गुंडा हो गया। इस तरह से ऐसे वेशभूषा का आयोजन किया जाता है। रंगमंच खुले में है, प्रस्तुतिकरण खुले में हो रही है, इसलिए रंग तंत्र जो प्रोसिनियम में रंग तंत्र का जो इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, जैसे लाइट्स वगैरह, उसके वहां पे कोई जरूरत नहीं होती है। मात्र संगीत की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे ढोलकी, डफ, तुनतुना, झांझ, जमरू,
मंजीरा इत्यादि। पथनाट्य का दर्शक जो है वह जानबूझकर नाटक देखने के लिए आता नहीं है। वो चलते चलते अपने किसी काम को लेकर बाहर निकलता है और उसे जो मजमा खड़ा हुआ देखता है वहीं पे खड़ा हो जाता है, 2 मिनट रुकता है। इसीलिए कलाकार और दर्शक इनमें एक अंतर संबंध तुरंत स्थापित होने की जरूरत होती है। इसीलिए इसके संवाद जो होते हैं, डायलॉग जो होते हैं, वो अत्यंत छोटे-छोटे और प्रश्नों को सीधे हाथ डालने वाले होते हैं। प्रोसिनियम में काम करने वाले जो कलाकार होते हैं और पथनाट्य में जो काम करने वाले कलाकार होते हैं, उनके मानसिकता में भी, मनोभाव में भी बहुत सा फर्क होता है। क्योंकि प्रोसिनियम में काम करने वाला कलाकार जो है वो ज्यादा वो अर्थार्जन करने के लिए करता है और पारंपरिक कलावंत जो है वो पेट भरने के लिए तो करता है और वो मनोरंजन में से समाज प्रबोधन करते हैं। पथनाट्य में किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पात्र को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। वो उसमें ग्रुप को महत्व होता है। इसलिए उसमें कोई एक पात्र खुलकर सामने नहीं आता, सभी पात्र उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें जरूरी होता है जो आशय, जो संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना है, वो ज्यादा हीरो होता है, उसमें वो जरूरी होता है। रंगमंच का जो नाटक होता है वो बड़े लंबे समय का चलता है, 2 घंटे 2.5 घंटे। दर्शक जानबूझकर वो देखने के लिए आते हैं और शायद उसी कारण वह उन रंगमंच पर घटित हो रही घटनाओं से एकरूप हो जाता है। लेकिन पथनाट्य का दर्शक, नुक्कड़ नाटक का दर्शक अचानक से प्रेक्षक बन जाता है, दर्शक बन जाता है। थोड़ी देर के लिए जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है उससे एकरूप होता है। शायद उसे कुछ काम आज याद आए तो वो वहां से निकल भी जाता है। लेकिन जाते जाते जितना समय उसने वहां व्यतीत किया है, उस समय में जो कुछ उसने सुना है उस विचारों को अपने साथ लेकर जाता है। पथनाट्य एक ऐसी विधा है जो लोगों के बीच जाती है, लोगों के बीच जाकर उनके बारे में, उनके प्रश्नों के संदर्भ में बात करती है। इसीलिए आज के इस कोरोना के दौर में और इस महामारी के समय प्रोसिनियम के या नाट्यगृह में लोग आए या ना आए, मुझे पता नहीं कब आएंगे। लेकिन आज भी पथनाट्य, नुक्कड़ नाटक के कलाकार कोरोना के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं अनेक शहरों में। वो नाटक के रूप में लोगों में जागरूकता निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि यह नाटक प्रेक्षकों के बीच जाता है, प्रेक्षकों के लिए होता है। मुझे इस वक्त बर्टोल्ट ब्रेख्ट की एक कविता याद आती है, जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और उसके साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। नाटक पथनाट्य या नुक्कड़ नाटक क्या करता है, कैसे होता है? उनका एक कविता है, मेरा दर्शक। और उस दिन मुझे मेरा दर्शक मिल गया। बर्टोल्ट ब्रेख्ट की कविता है, मेरा दर्शक। और उस दिन मुझे मेरा दर्शक मिल गया। धूल भरे राह में उसके सख्त हाथों में न्यूमेटिक ड्रिल था। पल भर के लिए उसने मुझे देखा तो मैंने वहीं पर अपना नाटक प्रस्तुत कर दिया। आसपास जो घेरे घर थे उनके बीच वो उम्मीद से देखता रहा। शराब खाने के पास फिर से मुलाकात हुई उससे, खड़ा था दरवाजे के पास। शराब खाने के पास फिर से मुलाकात हुई उससे, खड़ा था दरवाजे के पास, पसीने से लथपथ। अब उसके हाथों में एक सैंडविच था। मैंने झट से अपना नाटक वहीं पर प्रस्तुत कर दिया। वह आश्चर्य दृष्टि से देखने लगा। आज फिर वही हुआ। रेलवे स्टेशन के बाहर मैंने उससे देखा, मिलिट्री बैंड की आवाज के ताल पर, अपने कंधों पर बंदूक उठाए, युद्ध भूमि की ओर जा रहे फौज के दस्ते में। रेलवे स्टेशन के बाहर के मैदान में मैंने अपना नाटक प्रस्तुत कर दिया और वो दूर जाती फौज के साथ मुड़ मुड़ कर देख रहा था।
जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाकर वह खामोश था, वह खामोश था। पथनाट्य अपने विचार तो रखता है, परंतु दर्शक उससे सहमत हो या ना हो, पथनाट्य अपना काम करता रहता है। मुड़ मुड़ कर देखने वाले दर्शक जो जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाते हैं, परंतु कई बार वह खामोश ही रहते हैं। शायद यही पथनाट्य की अ, शक्ति भी है और कमी भी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पथनाट्य जनसंघर्ष का एक बहुत बड़ा माध्यम है, ऐसा आपने अपने विचार में रखा है। और ये पथनाट्य लोक रंगमंच की नींव रखता है, जैसे कि राइंदर है और बहुत सारे लोक कलाकार है जो कि अपना मंच उन्हें नहीं होता है, वो रास्तों पर अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। और पथनाट्य शब्दारहस्मी के संदर्भ आपने दिया है, बहुत अच्छा आपने हमें मार्गदर्शन किया है। और अभी इस वेबिनार का अंतिम चरण है, जो पहले चरण में उद्घाटन हुआ है, दूसरे निरंजन जी गोस्वामी सर ने हमें नाटक में मुका अभिनय के बारे में बताया है, और डॉक्टर प्रवीण भोले सर ने नाटक में रंगतंत्र की सर्जकता, आधुनिकता, इस विषय पर मार्गदर्शन किया है। और किशोर सिरसा सर ने पथनाट्य, पारंपरिकता और आधुनिकता, इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। मैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं क्योंकि हमारे इधर इतनी सजगता, रंगमंच को लेकर इतनी सजगता नहीं है, तो इस रंगमंच को सजग करने के लिए इनके विचार हमें, हमारे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इन तीनों ही अतिथि का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से हमारे गुरुवर्य पावड़े सर ने भी इस वेबिनार में सहयोग रखा है, इसलिए मैं उनके भी आभार मानता हूँ। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें ऐसा लगा कि ये वेबिनार में महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाएगी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से इतने सारे एप्लीकेशन आए हैं। मैं जिनको इस वेबिनार में सहभागी नहीं हो सके, क्योंकि ये जूम ऐप की 100 लिमिट थी, तो मैं उनका माफी चाहता हूँ। लेकिन ये कल से यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। और खास तौर पर मेरे सभी दोस्त, प्रकाश तुक सुंदर है, हर्षवर्धन बानगुले है, डॉक्टर गणेश शिंदे है, स्मिता साबड़े है, और इन्होंने, संजीवनी दीपके है, इन्होंने ये वेबिनार में सहयोग लिया। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वेबिनार का अंतिम चरण में ये बताना चाहता हूँ कि कल के दूसरे दिन म्यूजिक पर, संगीत पर मुंबई और दिल्ली से व्याख्यान होने वाले हैं। तो हाँ, तो आप इस कार्यक्रम को आ जाइए। दिल्ली से है सैमसन डेविड, वो विचार अपने रखने वाले हैं। डॉक्टर कुणाल इंगड़े है मुंबई विद्यापीठ मुंबई से, और अनिल व्यवहार यह है इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ से। तो मैं आपको विनंती, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कल के वेबिनार के लिए आमंत्रित है। और इसके साथ आप सभी के पुनश्च मैं आभार मानता हूं, और इसी के साथ आज का वेबिनार समाप्त हो गया, ऐसा जाहिर करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। सभी गुरुवर्यों का धन्यवाद।
सर पॉपुलर